अभी पॉकेट जीके का अर्थशास्त्र का भाग जो है उसको पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र यहाँ सबसे पहले परिभाषा से दिया गया है, क्या अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। सबसे पहले अर्थशास्त्र का शब्दों को समझते हैं। अर्थशास्त्र का संस्कृत शब्द का अर्थ यानी कि धन होता है। अर्थ का मतलब धन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र में धन एवं उससे संबंधित सभी पक्षों, उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपयोग का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अर्थशास्त्र में सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपयोग का किया जाता है। अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग है। जैसे यहाँ सबसे पहला सैमुअल, जिनका कहना है कि अर्थशास्त्र विकास का शास्त्र है। क्या शास्त्र है? विकास का। इसी प्रकार एडम स्मिथ के अनुसार इनके द्वारा अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 ईस्वी में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। यानी कि एडम स्मिथ द्वारा 1776 में जो पुस्तक लिखे द वेल्थ ऑफ नेशन, उस पुस्तक में धन का विज्ञान कहा। इसके बाद यहाँ देखते रॉबिन्स का कहना है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के अर्थ संबंधी व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से रेगनर फ्रिश ने 1933 से 34 में व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में वर्गीकृत किया। व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से हुई, जिसका अर्थ होता सूक्ष्म, लघु। इस प्रकार व्यक्ति और व्यक्तियों के छोटे समूह की आर्थिक क्रियाओं जैसे कार्य, मजदूरी, ब्याज, उपभोग व्यवहार, लाभ, उद्योग इत्यादि का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अल्फ्रेड मार्शल को इसका जनक माना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो अल्फ्रेड मार्शल को। इसका संबंध कीमत तंत्र से है, जो मांग और पूर्ति की शक्तियों की सहायता से कार्य करता है। ये शक्तियाँ मार्केट में संतुलन, कीमत निर्धारण करने में सहायक होती है। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा शब्द के मैक्रोस से हुई, जिसका अर्थ होता व्यापक, यानी कि बड़े स्तर पर। इस प्रकार व्यापक अर्थशास्त्र का सरोकार अर्थव्यवस्था की संपूर्ण निष्पादन क्षमता से होता है। इसमें संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं जैसे राष्ट्रीय आय, बचत, व्यापार, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी आदि का अध्ययन होता है। यानी कि बड़े स्तर पे जब अध्ययन की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। जॉन मेनार्ड कीन्स को इसका जनक माना जाता है। यहाँ सवाल पूछा जाएगा कि समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहा जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स को। समष्टि अर्थशास्त्र आय के वृत्ताकार प्रवाह से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? आय के वृत्ताकार प्रवाह से। आय के वृत्ताकार प्रवाह से संबंधित है। इसके आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यावहारिक पक्ष है, यानी कि
अर्थव्यवस्था जो है अर्थशास्त्र का क्या है, व्यवहारिक पक्ष है। अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र के सिद्धांतों एवं अवधारणाओं का किसी देश या क्षेत्र विशेष के संबंध में अध्ययन किया जाता है। अर्थात अर्थशास्त्र जहाँ एक विषय है, वहीं अर्थव्यवस्था इस विषय का किसी देश या क्षेत्र विशेष में सक्रिय स्वरूप है। अर्थव्यवस्था के प्रकार देखते हैं। नियंत्रण एवं विकास, आय एवं बेसिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था को विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि अर्थव्यवस्था को अलग अलग रूपों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। सबसे पहले अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया जाए, ये एक अलग वर्ग बनाया गया है। इसलिए यहाँ नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को पहले देखते हैं। पहला इसमें है उदारवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके बाद आगे दूसरा भाग जो देखेंगे, उदारवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें पूंजी एवं उत्पादन के साधन मुख्य रूप से निजी स्वामित्व में होते हैं। यानी कि पूंजी और उत्पादन दोनों किस स्वामित्व में होते हैं, निजी स्वामित्व में। तथा लाभ कमाना ही मुख्य अभिप्रेरणा होती है। यानी कि उदारवादी में लाभ कमाना मुख्य काम है। यह सरकारी नियंत्रण से पूर्ण रूप से मुक्त होती है। चूँकि यहाँ पे निजी स्वामित्व की बात कर रहा है, तो निजी रूप में अपना नियंत्रण होगा। सरकार तो इसके उल्टा सरकारी नियंत्रण से पूर्ण रूप से मुक्त होगी। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण बाजार में मांग और पूर्ति के अनुसार होता है। अतः इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यहाँ फिर से ध्यान से समझिए, उदारवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही बाजार अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि यह निजी स्वामित्व में होता है। सरकार का नियंत्रण इसमें नहीं होता है। पूर्ण रूप से लाभ निजी हितों का होता है। बाजार के मांग के अनुसार इसका पूर्ति किया जाता है। ठीक, इसके आगे देखते हैं। इस अर्थव्यवस्था के अन्य विभिन्न विशेषताएं हैं। यानी कि विभिन्न विशेषताएं जो है उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का यहाँ पे दिया गया है। अगर हम बात करते हैं विशेषताएं के, तो इस अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक फर्मों में प्रतियोगिता देखी जाती है। यानी कि बाजार में जितने भी तरह के फर्म हैं, उसमें प्रतियोगिता देखी जाती है, कंपटीशन देखा जाता है। इसके आगे देखते हैं। प्रतिस्पर्धा के कारण उपभोक्ताओं के पास वस्तुओं के चुनाव की स्वतंत्रता होती है। अब चूँकि समझने वाली बात है, जब यहाँ बाज़ार में प्रतियोगिता की बात कर रहा है, मतलब कि बाज़ार में बहुत सारे और भी फर्म है, कंपनी है, जो अपने अपने सामान को बाज़ार में बेचने के लिए लाती है। तो इस प्रकार उसमें कंपटीशन होता है और जो उपभोक्ता हैं उनको सामान को खरीदने में स्वतंत्रता दी। वो अपने अनुसार सामान को खरीदते हैं, अपने इच्छाओं के अनुसार खरीदते हैं। इसके आगे देखते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि विकसित देशों की अर्थव्यवस्था उदारवादी अर्थव्यवस्था है। यानी कि जो विकसित देश है उनका अर्थव्यवस्था उदारवादी है। ठीक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत एडम स्मिथ द्वारा प्रकाशित पुस्तक जो है वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ईस्वी में किया था। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है, इसका एक पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इसमें बताया गया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस प्रकार काम करती है। इसके आगे देखते हैं। नोट में लिखा गया है लॉयसेज फेयर प्रणाली। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए। यह सिद्धांत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए, सरकार का नियंत्रण उस पर नहीं होना चाहिए। इसके आगे देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था शब्द से ही समझ में आ रहा, समाजवादी समाज से संबंधित है। इसमें उत्पादन साधनों पर समाज या सरकार का नियंत्रण होता है।
यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। अतः उत्पादन साधन जैसे भूमि, पूंजी आदि का प्रयोग निजी लाभ के लिए न करके सामाजिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति जो होते हैं निजी रूप से करते हैं, तो वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसका उद्देश्य निजी लोगों को नहीं होता है, यानी समाज और सरकार के हाथों में होता है। इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य जो है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि लोगों का कल्याण करना होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता या लोगों का कल्याण करना होता है। इसे राज अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था को राज अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसके आगे देखते हैं, समाजवादी या राज अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन एक जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ईस्वी में अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किया था। यानी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी पुस्तक दास कैपिटल में समाजवादी या राज अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कार्ल मार्क्स जो एक जर्मन दार्शनिक थे, समाजवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ कार्ल मार्क्स का एक प्रसिद्ध कथन है, प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। ठीक, यानी कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। इसके अनुसार राज अर्थव्यवस्था पर इस प्रकार से नियंत्रण रहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार उत्पादन करे तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार संसाधन उपलब्ध हो। ये प्रसिद्ध कथन है। इन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देते हुए कहा कि पूंजीपति श्रमिकों को उचित मजदूरी नहीं देते हैं और उनके श्रम से होने वाले धन को अपने पास रख लेते हैं। भूतपूर्व सोवियत संघ तथा 1985 से पहले चीन इसका उदाहरण है। इसके आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार में। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहला उदारवादी पूंजीवादी पढ़े, दूसरा समाजवादी, तीसरा जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इसका शब्द समझिए, मिश्रित मत यानी कि दोनों अर्थव्यवस्था का मिश्रण होगा, पूंजीवादी और समाजवादी। ठीक, पूंजीवादी जो निजी हित के लिए, समाजवादी जो समाज और सरकार के लिए। तो मिश्रित में दोनों को मिक्स कर दिया गया है। इसमें पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थ का मिश्रण होता है। यहाँ कुछ आर्थिक क्रियाओं पर बाजार एवं कुछ पर सरकार का नियंत्रण होता है, यानी कुछ पर बाजार और कुछ पर सरकार का नियंत्रण होता है। सामान्यतः सरकार नियामक के रूप में कार्य करती है। वर्तमान समय में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। यह अर्थव्यवस्था कम विकसित मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। यहाँ कुछ मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द से ही पता चल रहा है, दो अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण, यहाँ पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। कुछ क्रियाएं जो है बाजार एवं कुछ सरकार का नियंत्रण होता है, यानी कि इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ क्रिया पे बाजार का नियंत्रण होता है तो कुछ पर सरकार का नियंत्रण होता है। सामान्यतः सरकार नियामक के रूप में कार्य करती है। वर्तमान समय में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। यह अर्थव्यवस्था कम विकसित और विकासशील देशों में अधिक प्रचलित होता है। यह ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों से प्रेरित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके आगे देखते हैं, वैश्विक संबंधों के आधार यहाँ दिया गया है।
वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। वैश्विक यानी कि विश्व के अर्थव्यवस्था के आधार पर जो है इसका वर्गीकरण किया गया, अलग अलग वर्गों में बांटा गया। सबसे पहला खुली अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ उचित संबंध हो तथा उत्पादन, उपभोग तथा पूंजी निर्माण, आयात निर्यात से प्रभावित होता है। वर्तमान की लगभग सभी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। अब समझिए, यहाँ खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहाँ सभी देशों के या विश्व के सभी अर्थव्यवस्था आपस में संबंध बनाए रखा, लेन देन, पूंजी, उपभोग, निर्यात, उत्पादन, इन सभी कार्य जो है आयात निर्यात कर रहा हो बिना किसी परेशानी का, बिना किसी दिक्कत का, तो इसमें खुली अर्थव्यवस्था है। यानी कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का आयात निर्यात हो रहा हो तो खुला हुआ सभी के लिए। आगे देखते हैं बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था यानी कि यहाँ ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। आयात और निर्यात जो है नहीं होता है, इसलिए इसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जिसका विश्व में अन्य अर्थव्यवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता। मान लेते हैं कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था है जहाँ दूसरे देशों के साथ उस देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात नहीं करता है, कोई संबंध नहीं है, तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके बाद देखते हैं विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण। यहाँ पे वर्गीकरण किया गया विकास के आधार पर। देखिए, एक हो गया विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरा हो गया अविकसित अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर अगर देखेंगे तो 3 प्रकार के, विकसित, विकासशील, अविकसित। विकसित अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां तीनों संसाधन, यानी कि संसाधन के आधार पर अगर देखेंगे तो तीनों संसाधन मानवीय, भौतिक और प्राकृतिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तथा उनका अनुकूलतम या समुचित उपयोग हो रहा हो, उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के तीनों संसाधन प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और वहां अनुकूलतम या समुचित उपयोग नहीं हो रहा, तो उसे विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। और तीसरा है अविकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो वैसी अर्थव्यवस्था जहां तीनों प्रकार के साधन, कौन कौन, प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय, तीनों प्रकार के साधन में से कोई भी एक नगण्य हो, यानी कि न के बराबर हो, तो वैसे उसे अविकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र, अफ्रीका के सहारा क्षेत्र इत्यादि अविकसित अर्थव्यवस्था में आता है। अब यहाँ पे अंतर दिखाया गया है विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार यहाँ जो है विकसित और विकासशील अलग अलग हो जाएगा। विकसित एकदम पूरी तरह से अलग है और विकासशील और अविकसित जो है वो मिलता जुलता इसमें आ जाएगा, चूँकि अविकसित में एक नगण्य है, एक नहीं है। ठीक, अब यहाँ अंतर देखते हैं। अंतर की अगर बात करेंगे तो अंतर किसका किसका यहाँ किया गया है, विकसित देश का और अविकसित देश का। अभी देखिए विकसित देश क्या है। विकसित देश की आर्थिक स्थिति सबसे पहले यहाँ देखते हैं। विकास के अंग कौन कौन दिया गया है, तो आर्थिक स्थिति, कृषि, उद्योग, प्राविधिक स्तर पर जनसंख्या, रोजगार, बचत निवेश, प्राकृतिक संसाधन, निर्यात, पूंजी निर्माण। ठीक, तो सबसे पहले देख रहे हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति की अगर बात करते हैं तो विकसित अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय जो है औसत 2500 यानी कि $25,000 होता है। कितना होता है,
उच्च प्रति व्यक्ति आय होता है और औसत आय कितना होता है $25,000 विकसित में। तो वहीं विकासशील की अगर बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय औसतन कितना होता है $1,100। ठीक, यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति की औसत आय $25,000 होती है और विकासशील देश में एक व्यक्ति के औसत आय $1,100 होती है। कितना का डिफरेंस अंतर है। कृषि की अगर बात करते हैं तो विकसित अर्थव्यवस्था में विकसित देश में जनसंख्या का लगभग 2 से 5% कृषि आय पर निर्भर रहती है, यानी कि कृषि पर निर्भर रहता है 2 से 5% जनसंख्या। तो वहीं विकासशील देश में कृषि पर निर्भर कितना जनसंख्या रहता है तो 50 से 65%। उद्योग की बात करते हैं तो विकसित देश में उद्योग बृहत स्तरीय उत्पादन ढांचा होता है, बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है विकसित देश में। और वहीं विकासशील देश में बात करें तो लघु स्तरीय होता है, यानी कि छोटे स्तर पर उत्पादन होता है। और उसके बाद देखते हैं प्राविधिक स्तर। विकसित देश में उन्नत प्राविधिक स्तर होता है। इसमें कर पूंजी प्रधान तकनीकी का प्रयोग संतुलित का प्रयोग होता है। तो वहीं विकासशील देश में प्राविधिक स्तर देखते हैं तो पारंपरिक तकनीक मुख्यतः श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाना है। जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो विकसित देश में जो है संतुलित जनसंख्या एवं कार्यशील जनसंख्या का अधिक प्रतिशत होता है। तो वहीं विकासशील देश में जनसंख्या उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर होता है। यहाँ जनसंख्या का बैलेंस नहीं होता, अधिक जन्म दर होता है, मृत्यु कम होता है, जबकि विकसित में जनसंख्या का संतुलन रहता है। इसके आगे देखते हैं रोजगार। विकसित देश में लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, सभी को रोजगार मिला होता है। तो वहीं अविकसित या विकासशील में क्या होता है व्यापक बेरोजगारी विशेषकर संरचनात्मक एवं अदृश्य रोजगारी होती है, छिपी हुई बेरोजगारी होती है। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब होता है कि कुछ दिन रोजगार मिला, कुछ दिन रोजगार नहीं मिला, इस प्रकार। आगे देखते हैं बचत निवेश। विकसित देश में राष्ट्रीय आय के अनुपात में बचत तथा निवेश उच्च स्तर पर होता है। तो वहीं विकासशील देश में राष्ट्रीय आय के अनुपात में बचत तथा निवेश निम्न स्तर का होता है। प्राकृतिक संसाधन। विकसित देश में प्राकृतिक संसाधन क्या होता है पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन और उनका पूर्ण दोहन किया जाता है। तो वहीं विकासशील देश में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन परंतु तकनीकी पिछड़ेपन के कारण पूर्ण दोहन नहीं हो पाता है। विकसित देश में निर्यात की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय में निर्यात आयात की उच्च हिस्सेदारी होती है। ठीक, तो वहीं विकासशील देश में राष्ट्रीय आय में निर्यात आय की निम्न हिस्सेदारी होती है, यानी कि कम आयात निर्यात होता है। विकसित देश में पूंजी निर्माण की अगर बात करते हैं तो पूंजी निर्माण प्रति व्यक्ति उच्च पूंजी उत्पादन होता है और वहीं विकासशील देश में प्रति व्यक्ति आय निम्न पूंजी होता है। तो ये अंतर रहा इस प्रकार। आय के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अभी आय के आधार पर भी अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया गया है। दो देशों के मध्य विकास की तुलना के लिए आय सबसे महत्वपूर्ण माप है, यानी कि आय के माप जो है ये महत्वपूर्ण माप है अलग अलग देशों की तुलना के लिए, यानी अब कम से कम दो देश के लिए। विश्व बैंक दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को आय के आधार पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है, यानी कि बांटा है आय के आधार पर। ठीक, इस वर्गीकरण हेतु विश्व बैंक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अथवा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का उपयोग करता है। विश्व बैंक द्वारा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की गणना एटलस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 1 जुलाई 2023 को विश्व बैंक द्वारा जारी वर्गीकरण 2023 को जारी किया गया था। इसमें अलग अलग आय के आधार पर अलग अलग वर्ग बनाया गया है।
सबसे पहला निम्न आय वाला। निम्न आय वाला का मतलब है कम आय वाला देश। यहाँ पे जो आय दिखाया गया है डॉलर में दिखाया गया है। अगर किसी देश की आय प्रति व्यक्ति आय जो है $1135 या इससे कम होती है तो वो निम्न आय वाला हो जाएगा। दूसरा निम्न मध्यम आय वाली ठीक अर्थव्यवस्था। अगर किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय 1136 से $4465 होती है तो इसे निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था में रखा गया है। तीसरा है उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। इसमें $4666 से $13,345 के बीच अगर आता है प्रति व्यक्ति आय तो उसे उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था के अंदर रखा गया है। चौथा है उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में अगर किसी व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय 13,885 से अधिक हो तो उसे उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था के अंदर रखा गया है। तो इस प्रकार आय के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। नोट में यहाँ लिखा गया है कई वर्षों से भारत लगातार निम्न मध्यम आय वाली श्रेणी में है। यानी कि भारत के बारे में अगर बात किया जाए और पूछा जाए कि आय के आधार पर भारत की क्या स्थिति है तो यहाँ पे हम बोलेंगे निम्न मध्यम आय वाली, निम्न मध्यम आय वाले श्रेणी में आएगा। इसके आगे देखते हैं भारत के विश्व के शीर्ष 10 अर्थव्यवस्था है। पूरे विश्व में 10 बड़े अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला यहाँ पे आता है अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जर्मनी, चौथा भारत यानी कि भारत का स्थान चौथे नंबर पर आता है। पाँचवा जापान के आता है, छठा ग्रेट ब्रिटेन, सातवां फ्रांस, आठवां इटली, नौवां कनाडा, 10वां रूसी संघ। टेक ऑफ स्टेज की अगर बात करते हैं तो अमेरिकी शास्त्री प्रोफेसर रोस्टेम ने आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बनाई है। अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज या आत्मस्फूर्ति अर्थव्यवस्था उस मध्यांतर काल को कहते हैं जिसमें क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं तथा विकास अपने आप होने लगता है। इस व्यवस्था को विकास का चरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकास का चरण। इसके आगे है टपकन सिद्धांत। टपकन सिद्धांत क्या है? किसी देश में राष्ट्रीय आय की उच्च विकास दर का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान के बैठे लोगों तक पहुंचने का सिद्धांत टपकन सिद्धांत कहलाता है। टपकन सिद्धांत क्या है इसे समझते हैं। अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय उच्च विकास दर का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे लोगों तक पहुंच रहा है, यानी कि उच्च विकास दर का जो लाभ है वो सबसे नीचे बैठे लोगों तक पहुंच रहा है तो उसे टपकन सिद्धांत कहलाता है। इसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि समाज में आय एवं धन के वितरण के असमानताओं में भी कमी करने का प्रयास करता है। इसके आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था के अनुसार सीमित संसाधनों की तुलना में अर्थव्यवस्था में लोगों की इच्छाएं असीमित रहती है। संसाधन सीमित है लेकिन लोगों की इच्छाएं क्या है? असीमित है। इसलिए हमें चुनाव करना पड़ता है। इसी कारण अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष यह एक मूल समस्या उत्पन्न होती है, क्या कैसे और किसके लिए उत्पादन करें। इसलिए संसाधनों का कुशलतापूर्ण आवंटन अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रबंधन है। इसके आगे देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप की अगर बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाने वाले एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसकी मूल विशेषताएं निम्नलिखित है यानी निम्न है। सबसे पहले ये जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में चौथा स्थान रखता है। पाँचवा में जापान है, पहला में अमेरिका, दूसरा में चीन, तीसरा में अभी हमने देखा क्या जर्मनी,
चौथा है भारत, पाँचवा जापान, छठा ग्रेट ब्रिटेन। इस प्रकार 10 यहाँ पे विश्व की अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप। भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाने वाली एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसकी मूल विशेषताएं निम्न है। पहला, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। ठीक है, चूँकि भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, प्लस ये जो विकासशील स्तर पे है, तो इसमें सभी स्तरों पे धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। तो कृषि, पूंजी, बेरोजगारी, निम्न आय वाला, अधिक जनसंख्या को कम करना, तकनीकी में उन्नति लाना, पिछड़ापन जो है उसको आगे बढ़ाना, आयात निर्यात में अधिक होना, इसलिए सभी जो है अभी प्रोग्रेस स्थिति पे आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसलिए ये विकासशील स्तर पे है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। भारत की कुल कार्यशील जनसंख्या जो है 46.1%। ठीक, इतना भाग 46.1% भाग जो है कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। दूसरा, पूंजी निर्माण की निम्न दर। पूंजी निर्माण की क्या है? निम्न दर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण का स्तर कैसा है? बहुत निम्न है। तीसरा, बेरोजगारी और गरीबी। भारत एक श्रम अत्यधिक वाली अर्थव्यवस्था है, अर्थात श्रम की उपलब्धता के अनुपात में रोजगार उपलब्ध नहीं है। इसी कारण बेरोजगारी एवं गरीबी उत्पन्न होती है। इसका मतलब समझते हैं कि जितना रोजगार यहाँ है, ठीक, उससे ज़्यादा यहाँ की जनसंख्या। श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था है, श्रम की तुलना के अनुपात में रोजगार उपलब्ध नहीं है। जितने लोग यहाँ श्रम करना चाहते हैं उतना रोजगार उपलब्ध नहीं है, तो उसे कहा जाता है बेरोजगारी एवं गरीबी। चौथा नंबर पर देखते हैं निम्न प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना, कम होना। वैश्विक औसत से भारत प्रति व्यक्ति आय बहुत निम्न है। वर्ष 2023-24 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 18,000। भारत की प्रति व्यक्ति प्रचलित कीमतों पर अगर बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1,84,205। 23-24 में 1,84,205। ठीक। अत्यधिक जनसंख्या एवं वृद्धि दर। अत्यधिक जनसंख्या यानी कि जनसंख्या का अधिक होना और वृद्धि दर जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष की रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 145 करोड़ है। ठीक, जो विश्व में सर्वाधिक है, 145 करोड़ समझिए। औद्योगिक एवं तकनीकी का पिछड़ापन और आयात का निर्यात से अधिक होना। आयात यानी खरीदारी अधिक होता है, निर्यात बेचा कम जाता है। इसको ऐसे भी समझते हैं कि जब ज़्यादा बेचेंगे तो हमें ज़्यादा पैसा आएगा, लेकिन जब ज़्यादा खरीदेंगे तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ऐसे समझ सकते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की अगर बात करते हैं, आर्थिक गतिविधि, यहाँ देखिए क्या क्या गतिविधि होती है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है? आर्थिक गतिविधि कोई भी क्रिया जिसमें उत्पादों या सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय या उपयोग करना शामिल है। ठीक, जब कोई भी काम करते हैं जिसमें उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपयोग शामिल है, एक आर्थिक गतिविधि है, समझिए। अर्थात माल व सेवाओं के उत्पादन करना जिससे धन या मुद्रा का आदान प्रदान हो। इन गतिविधियों को समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मापदंड के आधार पर क्षेत्रक को अन्य तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर इन्हें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में बांटा गया है। आर्थिक क्रिया का मतलब जहाँ उत्पादन होता हो, उपयोग होता है, आदान प्रदान हो रहा हो, मुद्रा का आदान प्रदान हो रहा हो, जब ऐसी क्रिया शामिल है तो आर्थिक गतिविधि वहाँ पे हो रहा है।
आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब यहाँ देखते हैं प्राथमिक, ये द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। प्राथमिक समझते हैं। प्राथमिक में उन आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। यानी कि प्राथमिक गतिविधि में प्राकृतिक संसाधनों पर जितना भी प्रकार के उत्पादन होता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यह उन सभी उत्पादकों के आधार है जिन्हें हम निर्मित करते हैं। इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्य, खनन आदि। इससे संलग्न क्षेत्रों को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेत किया गया। रेड कॉलर जॉब। देश में आधे से अधिक लोग कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका जीडीपी में योगदान केवल 1/4 है। रोजगार में लगभग आधा भाग प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर है, यानी कि आधा से ज़्यादा भाग प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो इसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर सूत बनाने और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने से गुड़ एवं चीनी का निर्माण करना, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। एक लाइन में अगर समझना हो तो औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा है। द्वितीयक क्षेत्र जो है उद्योग से जुड़ा हुआ है। इसका उदाहरण अगर देखते हैं तो चीनी, कपड़ा, इस्पात, लोहा उद्योग आदि। इसमें लगे कुशल श्रमिकों को व्हाइट तथा उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न प्रत्येक श्रमिकों को ब्लू कॉलर का संकेत दिया जाता है। तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र यह क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को विकास में सहयोग करता है। तृतीयक क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती है, जबकि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कपास से द्वितीयक क्षेत्र में कपास के सूत कपड़ा बनाया जाता है, जबकि सूत एवं कपड़े का विक्रय एवं वितरण के लिए तृतीयक क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अब इसका उदाहरण अगर देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी जो है सूचना का आदान प्रदान करना, यातायात, व्यापार, ट्रेडिंग, वित्तीय सेवाएं, शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील, होटल, रेस्टोरेंट, कॉल सेंटर, इंटरनेट कैफ़े, बैंकिंग आदि को व्यक्तिगत सेवाएं। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि एक प्राथमिक क्षेत्र कृषि से उत्पादन, दूसरा कृषि से उत्पन्न वस्तुएं से उद्योग क्षेत्र में लाना, उसे औद्योगिक बनाना, ये द्वितीयक, और तृतीय जो सामान बन गया है उसे लोगों को सेवा देना, ये तृतीय क्षेत्र में जाता है। इसके आगे यहाँ पे देखते हैं जीवीए क्या है? सकल मूल्यवर्धन चालू कीमतों में क्षेत्रों का हिस्सा प्रतिशत क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धक चालू कीमतों का 2024-25 में कितना 16% था प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में 29.7%, तृतीय क्षेत्र में 55.3%। वार्षिक वृद्धि कितना से हो रहा है तो 3.8% से, द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि 6.2% से, और तृतीय क्षेत्र में 7.2% से वृद्धि हो रही है। प्राथमिक क्षेत्र 16, द्वितीय क्षेत्र 29.7, तृतीय क्षेत्र 55.3। रोजगार में क्षेत्रों की हिस्सेदारी, कौन से क्षेत्र में कितना रोजगार मिल रहा है, अलग अलग यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार
1977 से 78 में 71% था, सबसे ज़्यादा। तो वहीं 24-25 में घटकर कितना हो गया, 46.1%। द्वितीयक क्षेत्र में रोजगार मिल रहा था 11%, जो अब बढ़कर हो गया है 24.1%। तृतीय क्षेत्र में रोजगार मिल रहा था 81%, तो बढ़कर हो गया है 30%। इसको ऐसे भी समझते हैं, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा हो तो विकसित की श्रेणी में आ जाता है। आगे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र अर्थव्यवस्था को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। यहाँ पे चौथा क्षेत्र भी बनाया गया है। यहाँ पे अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि। पांचवा क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को शामिल किया जाता है, जैसे सरकार, विश्वविद्यालय, मीडिया, विज्ञान, गैर लाभकारी संस्थान। क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन की अगर बात करते हैं, अर्थव्यवस्था में विकास की प्रारंभिक व्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई है, कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया है, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा है। इससे कृषि क्षेत्र में लगे लोग दूसरे उद्योग एवं व्यापार करने के साथ परिवहन, प्रशासन, सैनिक विकास से जुड़ गए हैं। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश वस्तुएं प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन होती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार करते थे। विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रयास होने लगा। इससे लोग कृषि कार्यों से निकलकर कारखानों में कार्य करने लगे। अब कुल उत्पादन की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से अधिक द्वितीय क्षेत्र का महत्वपूर्ण होता गया। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की ओर परिवर्तन हुआ। कुल उत्पादन की दृष्टि से तृतीय क्षेत्र अथवा सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया, जिससे अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में नियोजित हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था के विकास के प्रारंभिक चरण से प्राथमिक क्षेत्र, बाद में द्वितीय क्षेत्र, अंत में तृतीय क्षेत्र जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र बनता है। परंतु भारत की जीडीपी इसका अपवाद है। यह प्राथमिक क्षेत्र से सीधा द्वितीय क्षेत्र जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश बना है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है भारत में। नियोजन के आधार पर अगर देखते हैं अर्थव्यवस्था को, संगठित क्षेत्र, इस क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है तथा यह सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। इन्हें सरकार नियमों एवं विनियमों का पालन करनी होती है। इनकी एक निश्चय कार्यावधि एवं प्रक्रिया है, इसी कारण इन्हें संगठित क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को निम्न लाभ प्राप्त होता है: नियमित एवं सुरक्षित रोजगार, दूसरा है निश्चित वेतन एवं पेंशन, तीसरा सवेतन छुट्टी, भविष्य निधि, सेवानुदान आदि, चौथा है चिकित्सीय लाभ, उचित कार्य पर्यावरण। असंगठित क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो यह छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है से निर्मित होती है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को कम वेतन, निम्न सुविधाएं प्राप्त होती है। यह रोजगार सुरक्षित नहीं होते हैं। श्रमिकों को बेवजह हटाया भी जा सकता है। आगे देखते हैं स्वामित्व आधारित क्षेत्र। स्वामित्व, यहाँ जो शब्द है स्वामित्व, इसे समझना होगा, जिसका स्वामित्व जो है सेल्फ यानी कि अपने आप हो, निजी हो, उस पर आधारित यहाँ पे
अलग अलग वर्ग, सार्वजनिक स्वामित्व या निजी स्वामित्व, ठीक है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात करते हैं, इसमें अधिकांश परिसंपत्तियां पर सरकार का स्वामित्व है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। इस क्षेत्र को ध्येय लाभ कमाना नहीं होता, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो है लाभ अधिक कमाना नहीं होता, यह समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर बल देता है। जैसे रेलवे और डाकघर इसके प्रमुख उदाहरण है, रेलवे और डाकघर। दूसरा, निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र परिसंपत्ति पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण को जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। इस क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जैसे टाटा अथवा रिलायंस इंडस्ट्री इसका प्रमुख उदाहरण है। व्यवसाय चक्र आर्थिक क्रियाओं में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को व्यवसाय चक्र कहा जाता है। जब आर्थिक क्रिया होता है यहाँ पे संकुचन और विस्तार होता है तो उसे व्यवसाय चक्र कहते हैं। समानांतर आर्थिक अर्थव्यवस्था, समानांतर एक साथ चलने वाली अर्थव्यवस्था। समानांतर अर्थव्यवस्था का मतलब होता है वह अर्थव्यवस्था जो काले धन व बिना किसी हिसाब किताब के धन पर आधारित है। कर बचत में जमा किए गए धन को समानांतर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समानांतर अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए ही भारत सरकार नोटबंदी की गई है, यानी कि जो काले धन के आधार पर आर्थिक गतिविधि की जा रही है या वैसे कार्य जिसमें काला धन छिपा हो, जो सरकार को सही रूप से कर नहीं देता हो, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को समानांतर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समानांतर अर्थव्यवस्था को हटाने के लिए या ध्वस्त करने के लिए नोटबंदी जैसी गतिविधि करनी पड़ती है। इसके आगे देखते हैं उपभोक्ता एवं उसके अधिकार। उपभोक्ता की अगर बात करें तो हम लोग उपभोक्ता है, मतलब अगर कोई वस्तु का उपयोग करता है तो वो क्या कहलाएगा? उपभोक्ता कहलाएगा। एक वर्ग जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति, ठीक है, वह उत्पादन से होता है, जिसे उत्पादक कहते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं? ऐसे वर्ग जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति व उत्पादन से होता है, उसे उत्पादक कहते हैं। जनसंख्या का एक भाग उन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है जिसे उपभोक्ता कहते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति कीमत देकर वस्तु और सेवाओं का प्रत्यक्ष अंतिम उपभोक्ता करता है वह उपभोक्ता कहलाता है। जब कोई वस्तु यानी कि अंतिम वस्तु का उपभोग करता है, जब कोई व्यक्ति अंतिम वस्तु को उसे कीमत देकर उपभोग करता है तो उसे उपभोक्ता कहते हैं। और उत्पादक की अगर बात करते हैं, एक वर्ग जो है, उत्पादक एक वर्ग से संबंधित है, उपभोक्ता एक व्यक्ति से संबंधित है। एक वर्ग जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति और उत्पादन से होता है उसे उत्पादक कहेंगे, और उपभोक्ता जो अंतिम वस्तु बना है उसे उसका कीमत देकर उपभोग करता है तो उसे उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए विश्व में सर्वाधिक अमेरिका में उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 5 मार्च 1963 को लागू हुआ था, यानी कि अमेरिका में सबसे पहली बार लागू किया था उपभोक्ता अधिनियम 1963 में ही। इसलिए संपूर्ण विश्व में विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश एवं नियमों का मान्यता 9 अप्रैल 1985 को प्रदान किया था। देश में उपभोक्ता संरक्षण के आधार देश में उपभोक्ता संरक्षण के प्रयास सर्वप्रथम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी कि सी राजगोपालाचारी द्वारा मद्रास में किए गए, जहां उन्होंने 1949 ईस्वी में उपभोक्ता के हित के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद के स्थापना की। देश में प्रथम उपभोक्ता आंदोलन महाराष्ट्र 1904 में शुरू हुआ था। नोट में यहाँ देखते हैं, उपभोक्ता आंदोलन व्यवस्थित रूप से 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ था। 1960 के दशक में भारत में संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण कानून 24 दिसंबर 1986 को पास है। 24 दिसंबर 1986 को, इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त समस्त देश में 15 अप्रैल 1987 को लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कोई भी उपभोक्ता सेवा एवं वस्तुओं के दोष के विरुद्ध उपभोक्ता न्यायालय में जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। अब समझिए, उपभोक्ता के मतलब हम लोग जितने भी तरह के सामान बाज़ार से खरीदकर उपयोग करते हैं और अगर उस वस्तु में खराबी है, या मान लेते हैं कि एक सामान लेकर आए उसका डेट एक्सपायर कर गया है और वो हमें दुकानदार वाला दे दिया है, तो या तो फिर वो एक वस्तु खरीद के लाए खाने वाला और उसको खाने के बाद हम बीमार पड़ गए, वो एक्सपायरी है, तो वैसे मामले में हम लोग क्या करेंगे कि कंज्यूमर कोर्ट में जाकर वहाँ पे केस कर सकते हैं। तो वो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो भी वहाँ फैसला दिया जाएगा वो न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। उपभोक्ता के आधार पर अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉन कैनेडी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उपभोक्ता के अधिकारों की सूचीबद्ध किया था। यानी कि जॉन कैनेडी जो है पूर्व व्यक्ति, सबसे पहला भूतपूर्व राष्ट्रपति जो थे जॉन कैनेडी, उन्होंने उपभोक्ता के आधार पर अधिकारों को सूचीबद्ध किया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जिसका नवीन संशोधन रूप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई 2020 से लागू है। उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य पाठ अधिकारों से पर्यावरण के अधिकार को छोड़कर शेष 7 अधिकारों को शामिल किया गया। सुरक्षा का अधिकार, इसके आगे देखते हैं सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिनसे उसके शरीर एवं संपत्ति की हानि उत्पन्न हो सकती है। अभी हम बताए थे कि अगर कोई वस्तु का उपभोग करने से हमें शारीरिक या संपत्ति की हानि होती है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। तो ये सुरक्षा का अधिकार। चुनाव या पसंद का अधिकार, बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के वस्तुओं या सेवाओं में से किसी भी वस्तु का चुनाव कर सकते हैं। सूचना पाने का अधिकार, यानी कि उपभोक्ता को वे सभी आवश्यक सूचनाएं भी प्राप्त करने का अधिकार है जिसके आधार पर वह वस्तु और सेवा खरीदने के लिए निर्णय कर सके, स्वतंत्र है। सुनवाई या कहने का अधिकार, सुनवाई या कहने का अधिकार, यह अधिकार उसे अपनी बातें या शिकायत उचित मंचों पर कहने का अधिकार देता है। उपचार का अधिकार, उपचार यानी कि इलाज का, यह अधिकार उसे अपनी शिकायतें का उचित न्यायपूर्ण उपचार या समाधान का अधिकार प्रदान करता है। उपभोक्ता शिक्षा अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा अधिकार, इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता को उन सब बातों की शिक्षा या जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है जो एक उपभोक्ता के लिए आवश्यक होता है। मूल्य या प्रतिफल का अधिकार, उपभोक्ता यह अपेक्षा करने का अधिकार भी रखता है कि उसे उसके द्वारा चुकाए गए धन का पूरा मूल्य मिल सके। उसे व्यवसायी द्वारा विक्रय
के दौरान या विज्ञापन में किए गए वादों तथा जगाई गई आशाओं को पूरा करने का अधिकार देता है। उपभोक्ता विवाद निवारण। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 तहत त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण अभिकरणों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषमांच 1 करोड़ तक, राज्य उपभोक्ता विवाद 1 करोड़ से 10 करोड़, राष्ट्रीय उपभोक्ता 10 करोड़ से अधिक। उपभोक्ता इंटरनेशनल की अगर बात करते, उपभोक्ता इंटरनेशनल 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कुछ दिशा निर्देश को अपनाया। इनकी सुरक्षा हेतु इस संस्था का गठन किया गया, जो वर्तमान में 100 से अधिक देशों एवं 200 से अधिक संस्थाओं का संरक्षण करता है। अब इसके आगे देखते हैं राष्ट्रीय आय, इसको बाद में पढ़ेंगे।